कहानी के शुरू में हमें एक बैटलफील्ड दिखाया जाता है। बैटलफील्ड के अंदर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो अपने शॉर्ट्स के ऊपर माथा टेक के बैठा था। वो चारों तरफ देखता है, सिर्फ लाशें और लाशें। और ये जो बंदा है ना, ये इस कहानी के मेन कैरेक्टर होने वाला है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब कुछ देखने के बाद अपने आप में बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है। तभी उसे साइड से कुछ आवाज सुनाई देता है। कोई बोल रहा था, इंसान, एक तुच्छ प्राणी, मुझे नहीं लगा था किसी के पास इतना ज्यादा पावर होगा जो मुझे डिफीट कर पाए। जिसे कि सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है, अभी तक तुम जिंदा हो, तुम्हें अभी तक मर जाना चाहिए था। इसी के साथ ही हमें एक बड़ा भयानक व्हाइट कलर का क्रिएचर दिखाया जाता है जो कि जमीन के ऊपर लेटा हुआ था। और गाइस, ये जो क्रिएचर है ना, इसे जायंट आहुति नाम से जाना जाता है। इसी के साथ ही हमें बताया जाता है ये लोग 20 दिन पहले पृथ्वी पे आके पृथ्वी के ऊपर डिस्ट्रैक्शन फैलाने की कोशिश कर रहा है। और ये जायंट्स यहाँ पे आके क्यों ये सब कर रहा है, ये सब कुछ अभी हमारे लिए अननोन है। और ये जायंट्स इतना ज्यादा पावरफुल है, हमारे जो लैंड है ना, आधे से भी ज्यादा लैंड इन लोगों ने शमशान में कन्वर्ट कर दिया है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर इस जायंट आहुति के मुंह के ऊपर पैर रख के बोलता है, सो अभी तक तुम जिंदा क्यों हो। अभी ये जायंट्स हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है, तुम ज्यादा गुस्सा मत हो क्योंकि ये ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि और वे आहुति यहाँ पे जल्दी आने वाला है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, तुम्हारा जो और वे आहुति फ्रेंड्स है ना, उन लोगों को पहले कैप्चर कर लिया गया है। और हमारा मेन कैरेक्टर खुश होते हुए उस जायंट से बोलता है, तुम ये डिजर्व करते हो स्कैम बैक। अभी ये जायंट्स हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है, जो सच है तुम उसे छुपा नहीं सकते हो। तुम्हें शायद पता नहीं है, हम लोग हमारा जो कॉन्सिक्वेंस है ना, वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकता हो। इसका मतलब हम लोग को जो भी मारेगा ना, हम लोगों का जो कॉन्सिक्वेंस है ना, वो दूसरे आहुति के पास चला जाएगा। इंसान चाहे तुम्हारे जैसे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, तुम्हारे साथ ही उन सभी का एग्जिस्टेंस इस दुनिया से एक दिन मिट जाएगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोलता है, क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम, अभी देखो मैं सही सलामत मेरे पैरों में खड़ा हूँ। ये जायंट भी बोलता है, तुम्हें शायद लग रहा है मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन ये सही है, तुम्हारा जो एग्जिस्टेंस है ना, वो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। और ये एक सच्ची बात है, तुम चाहे यकीन करो या ना करो। इसी के साथ ही ये जायंट और भी बताता है, सही में इंसान, तुम एक बहुत ही इम्प्रेसिव इंसान हो। मैंने आज तक तुम्हारे जैसे कोई भी एक भी बंदा नहीं देखा है। तुम्हें अगर तुम्हारी जो पावर है ना, वो थोड़ा पहले मिल जाता तो तुम बहुत कुछ कर सकते थे। अभी हमारा मेन कैरेक्टर गुस्सा होते हुए इस जायंट से बोलता है, तुम कमीने, तब से तुम बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधे बकवास करे जा रहे हो, लेकिन अभी तुम्हें मारना होगा। इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर अपने शॉट से इस जायंट का मुंडी एक ही स्लैश में अलग कर देता है। अभी हमें मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसके चेहरे पे उदासी छाई हुई होती है। पैरों के नीचे जमीन में सिर्फ ब्लड ही ब्लड दिखाया जाता है। इसी के साथ ही मेन कैरेक्टर अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर उसके दोस्तों के साथ, उसके स्क्वाड मेंबर के साथ हंसी मजाक करते थे। अभी हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर का एक स्क्वाड मेंबर, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड भी था, वो मेन कैरेक्टर के सामने पड़ा हुआ होता है, उसके छाती पे एक स्वॉर्ड लगा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारे मेन कैरेक्टर का एक ही स्क्वाड मेंबर नहीं था, और भी स्क्वाड मेंबर था, जिसे कि देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, यू इडियट्स, तुम सभी यहाँ पे ऐसे ही पड़े हो। और हमें दिखाया जाता है उसका जो स्क्वाड मेंबर होता है ना, सभी के शरीर के अंदर स्वॉर्ड घुसा हुआ होता है, सभी के सभी मर चुके थे। इसी के साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर खुद के हाथों से उसका जो फ्रेंड है ना, उसका जो आंखें है वो बंद कर देता है, और वो चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है, आखिरकार ऐसा क्यों है, जो मेरा ही ऑरा है ना, जो मेरा स्वॉर्ड इंटेंस ऑरा है ना, सिर्फ वही इस जायंट्स आहुति के ऊपर काम किया है। और ये लोग बेचारा, ये लोग तो ऐसे ही इन लोग के हाथों में मारा गया है। और इसी के साथ ही हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ पे बैठ जाता है। बारिश भी गिर रहा होता है, उदासी के साथ अपने मन में कुछ सोचने लगता है। तभी हमें सुनाया जाता है एक लड़की चिल्ला के बोल रही होती है, यहाँ पे कोई है, आखिरकार कोई जिंदा है यहाँ पे। और ये आवाज सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी वो लड़की ये भी बोलती है, मैं मूव नहीं कर सकता, मैं मेरे इंजरी की वजह से हिल भी नहीं सकता। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, क्या वो जिंदा है, और वो मतलब कौन है गाइस, अभी हमें बताया नहीं जाता। हमारा मेन कैरेक्टर एक भाले के ऊपर अपना वजन डाल के एक बूढ़े बाबा की तरह जल्दी से उस आवाज की तरफ जाने लगता है। जाते जाते सामने की तरफ देखता है, एक पत्थर के सामने एक लड़की बैठी हुई होती है, और उसका एक हाथ भी उसके शरीर से अलग हो चुकी है। अभी हमारा मेन कैरेक्टर बहुत खुश होते हुए बोलता है, क्या आप जिंदा हो जनरल। और हमें बताया जाता है ये एक जनरल होती है, और इसकी नाम है आदिशान। अभी आदिशान को देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर बताता है, किसी के लिए कमांड में रहने के लिए क्या है ये। अभी इसी के साथ आदिशान भी बोलती है, रोनैन। और गाइस, हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना, इसका नाम होता है रोनैन, जो हमें अभी पता चलता है। आदिशान रोनान से बोलती है, क्या तुम एक कॉर्पोरल नहीं हो, तुम अपने आप में ही क्या ग्रेट नहीं हो, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है आहुति, जायंट आहुति, क्या वो मर चुका है।
रोनैन बोलता है हाँ मैंने उसे मार दिया है, उसका जो बॉडी है यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, साइड में ही पड़ा हुआ है। अभी जनरल ऑडिशन रोते हुए बोलती है थैंक यू कॉर्पोरल रोनैन। इसी के साथ ही रोनैन बोलता है अगर तुम इतना ही ज्यादा शुक्रगुजार हो तो मेरा एक रिक्वेस्ट, क्या तुम कंप्लीट करोगे? यहाँ पे जितने भी सोल्जर है सभी के नियम अनुसार इन लोगों का जो अंतिम संस्कार है क्या तुम उसे पूरा करोगे? और इसे सुनने के बाद जनरल भी बोलती है मेरा जो हालत है तुमसे भी ज्यादा बदतर है, मुझे लगता है इस काम के लिए तुम ज्यादा अच्छे रहोगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर खसने लग जाता है। रोनैन के मुंह के अंदर से खून बाहर निकल रहा होता है। अभी रोनैन जनरल से बोलता है देखा मैं और ज्यादा टाइम के लिए जिंदा नहीं रह पाऊंगा, इसीलिए एक काम करने के लिए तुम सही पर्सन हो। और इसी के साथ ही जनरल रोनैन से पूछती है अगर तुम किसी तरह सर्वाइव कर पाए तो तुम क्या करना चाहोगे? जिसे कि सुनने के बाद रोनैन बोलता है मैं अगर किसी तरह सर्वाइव कर पाया तो मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ है, मुझे बहुत कुछ करना है अभी, लेकिन मैं अभी सिर्फ एक ही चीज चिंता कर पा रहा हूँ, कैसा होता अगर हम वापस एकेडमी में जा पाते। और इसकी ये बातें सुनने के बाद जनरल बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो बोलता है एकेडमी? अभी हमें पता चलता है हमारा मेन कैरेक्टर रोनैन का एक छोटी सिस्टर भी है जिसका एक ही ख्वाहिश थी, रोनैन को एकेडमी भेजना। और ये सब कुछ रोनैन इस जनरल को बता रहा था। ये दोनों आपस में बातें कर रहा था। तभी आसमान में बहुत तेज लाइट आने लगता है, जिसे देखने के बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। रोनैन बोलता है क्या बारिश रुक चुकी है? जनरल बोलती है नॉट ओनली बारिश, यहाँ पे जो तूफान था वो भी रुक चुकी है, आखिरकार क्या हो रहा है? इसी टाइम पे इन लोगों के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है। ये दोनों सामने ऊपर की तरफ देखते ही बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। हमें दिखाया जाता है सामने एक जायंट आहुति, लेकिन ये कोई आम आहुति नहीं है, इसके पास 8 विंग्स है। देख के लग रहा था ये इन सभी आहुति का मास्टर है। रोनैन भी उठ खड़ा हो जाता है और इसे देखने के बाद बोलता है आखिरकार ये लोग कहाँ से आ टपके? और इसी के साथ जनरल को भी दिखाया जाता है जो कि इन लोगों को देखने के बाद बोलती है क्या वो 3 आहुति वो खत्म नहीं थे और भी आहुति? आखिरकार अब क्या होगा? इस बार भी क्या मैं इस वर्ल्ड को सेव नहीं कर पाया? ये तीसरी बार है, मेरे पास सिर्फ अभी एक ही चांस है, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है मुझे अभी क्या करना चाहिए। इसी के साथ ही कमांडर डर के मारे अपने आंखें बड़े बड़े कर लेती है। इसी टाइम पे रोनैन चिल्ला के बोलता है कमांडर ग्रैंड कमांडर, क्या आप सही हो? आप अपने आप को संभालिए, क्या आप कुछ करके मुझे पीछे से पुश कर सकते हो जिससे मैं इन लोगों के पास पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरा जो शॉट है ना इन लोगों तक नहीं पहुंचेगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद जनरल कमांडर बोलती है क्या? तभी रोनैन बोलता है क्या आपको इन लोगों को मारना नहीं है? जनरल बोलती है क्या रोनैन तुम इस सिचुएशन में भी फाइट करने जा रहे हो? रोनैन बोलता है ऑफ कोर्स, लेकिन जनरल क्या आप यहाँ पे ऐसे ही बैठे रहोगी? रोनैन अपना स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए बोलता है मैं अगर मर भी जाऊँ तब भी मैं इन कामिनों के सामने कभी भी नहीं झुकूंगा। ये सब कुछ सुनने के बाद कमांडर रोनैन की तरफ देखने लगता है और इसी के साथ अपने मन में ही सोचने लगती है आखिरकार ये बंदा ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, ये कभी भी हार नहीं मानता है, ये असली मर्द है। और इस सिचुएशन में भी ये यहाँ पे अपना हार नहीं मान रहा है। क्या ये वही है? अभी कमांडर रोनैन से बोलती है कॉर्पोरल रोनैन जैसे ही कमांडर की तरफ घूम के देखता है तभी कमांडर आके उसे किस कर लेती है और हमें दिखाया जाता है कमांडर अपने मुंह से ब्लू कलर की कुछ रोनैन के मुंह के अंदर डाल देती है और उसके कानों में आके कुछ बताने लगती है जो हमें नहीं बताया जाता। सो गाइस बेसिकली सीन क्या है मैं आप लोगों को सीधी भाषा में समझा देता हूँ। असली में जो हमारा कमांडर है ना उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है ना जिसके माध्यम से वो जब भी मारता है ना वो रिटर्न पिछले लाइफ में चला जाता है, मतलब पिछले लाइफ मतलब थोड़ा पास्ट में चला जाता है। और हमारा जो कमांडर है ना उसे पहले से ही पता होता है एक दिन अर्थ पे ये जॉइंट आहुति आएगी और इस आहुति के साथ इंसान जाति का फाइट भी होगा, लेकिन हमारा जो इंसान जाति है उन लोगों का नामो निशान मिट जाएगी। और हमारा जो जनरल है ये सब कुछ पहले से ही वो अनुभव कर चुकी है। हमारा जनरल जैसे ही इन आहुति के हाथों से मारा जाता है तब भी वो उसकी एबिलिटी की वजह से पास्ट में आ जाती है और इस बैटल के लिए फिर से अपने आप को तैयार करती है। और गाइस इसी तरह ये जो जनरल है ना ये ऑलरेडी 3 बार ये बैटल लड़ चुकी है लेकिन कभी जीत नहीं पाया, इसलिए ये इस बार बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि इसे पता है इसके पास सिर्फ एक ही मौका है। और गाइस ये जनरल इस मौके को हमारा मेन कैरेक्टर रोनैन को देना चाहती है
क्योंकि गाइस ये जनरल अभी जानता है हमारा जो मेन कैरेक्टर रोनान है ये कितना ज्यादा अभी पावरफुल हो चुका है। सो गाइस आई होप आपको क्लियर हो चुका है, मतलब ये जो जनरल है ना कोई आम जनरल नहीं है। सीधी सी बात बोलो तो गाइस ये जो जनरल है ना ये थोड़ा सा स्लो लेवलिंग वाला मतलब वो कैरेक्टर है ना हीरो उसके जैसा है, मतलब इसे पहले ही पता होता है क्या होने वाला है, लेकिन इसके पास उतना पावर नहीं है जो ये इसे रोक पाए, इसलिए ये अपना जो एबिलिटी है ना रोनैन के अंदर डाल देती है। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है रोनैन जनरल की इस हरकत से बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। रोनैन जनरल से पूछता है आखिरकार तुमने मेरे मुंह के अंदर क्या डाल दिया। जनरल रोनैन के कान के पास जाके कुछ बोलती है जो हमें बताया नहीं जाता, लेकिन जनरल की ये सभी बातें सुनने के बाद रोनैन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था ऐसा भी कुछ होने वाला है। रोनैन जनरल से बोलता है इस सिचुएशन में भी आप क्या बकवास करे जा रहे हो, लेकिन अभी हमारा जनरल रोनैन से बोलती है कॉर्पोरल रोनाल्ड अगर हम कभी वापस भी मिले क्या तुम मेरे एक काम में हेल्प कर सकते हो। जब तुम मुझे वापस मिलोगे तब तुम मुझे क्या ये सब कुछ छोड़ के एक टेलर मतलब एक दर्जी बनने में मदद करोगे, क्योंकि तब मुझे बहुत कुछ करना है। और इसी के साथ ही गाइस हमें रोनैन के पीछे की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे वो जायंट आहुति का जो लीडर है ना वो अपने हाथों में एक पावर जैसा कुछ क्रिएट करता है और यहाँ पे एक अटैक कर देता है। तभी सीन चेंज होकर हमें एक गांव की तरफ दिखाया जाता है और यही भी एक लड़का अचानक से अपना आंखें खोलता है एंड चिल्ला के बोलता है जनरल कमांडर। और हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं ये हमारा मेन कैरेक्टर ही होता है रोनैन, जो बोलता है इम्पॉसिबल, क्या ये संभव भी हो सकता है। हमारे मेन कैरेक्टर रोनैन वापस से उसके पास्ट लाइफ में आ चुका है। इसी के साथ ही हमें हमारा मेन कैरेक्टर का चेहरा भी दिखाया जाता है और इसे देखने के बाद तो गाइस टीनेजर ही लग रहा था। रोनैन अभी बोलता है क्या ये मेरा होम टाउन है, और इसका जो होम टाउन है ना इसका नाम होती है नींबू टेन। अभी हमें दिखाया जाता है रोनैन एक पेड़ के छाए में बैठ के अपने सिर पकड़ के सोच रहा होता है डैम इट, इसका मतलब जनरल ने जो कुछ भी बोला था ये सब कुछ सच ही है, मैं फिर से मेरे पास्ट लाइफ में वापस से आ चुका हूँ। लेकिन इसी के साथ ही रोनैन को दिखाया जाता है जो कि अपना सिर पेड़ में पटकने लगता है। वो अभी भी सोच रहा था ये कोई एक ड्रीम है, इसलिए होश में आने के लिए वो अपना सिर ना पेड़ के ऊपर पटकने लगता है, लेकिन तभी रोनैन अपना सिर पटकना बंद कर देता है और बहुत ही सरप्राइज होकर बोलता है मतलब मैं पास्ट में आ चुका हूँ, इसका मतलब मैं मेरी छोटी बहन से मिल सकता हूँ। इसी के साथ हमें रोनैन को दिखाया जाता है जो कि खुश होते हुए नाचते नाचते अपने घर की तरफ ही जा रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ नोटिस होता है। वो दिखता है एक बंदे को कुछ बंदे मिल के टॉर्चर कर रहा होता है, मतलब उसे पेड़ के ऊपर लटका के रखा होता है। लेकिन हमारा जो रोनैन होता है ना वो पीछे की तरफ घूम जाता है और अपने मन में ही बोलता है इस तरीके के जो लोग है ना ये कभी भी नहीं सुधारने वाले हैं। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर रोनैन कुछ नोटिस करता है। वो देखता है वो जो बंदा लटका हुआ है ना उसके पैरों में कोई रस्सी नहीं है, इसका मतलब मैजिक, ये लोग मैजिक यूज करके उस बंदे को उस पेड़ के ऊपर लटका के रखा है। लेकिन नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसी जगह पे कोई कैसे मैजिक यूज कर सकता है, और ये कोई ऐसी नॉर्मल मैजिक नहीं है, ये एक एडवांस वर्कफोर्स मैजिक है। अभी मैं जिस बैटल से गुजर के आया ना उस बैटल में भी ऐसा मैजिक यूजर नहीं थे। और गाइस इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है इन लोगों के साइड में एक लड़की जो कि ये मैजिक यूज कर रही थी। अभी ये लड़की अपने मन में ही सोचती है ये लोग कितने देर तक इस बंदे को ऐसे ही उल्टा लटका के रखेगा, क्योंकि टाइम के साथ इस बंदे का हालत खराब होते जा रहा है। अभी हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि इन लोगों से बोल रहा था मेरे पास और पैसा नहीं है, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी माँ का हॉस्पिटल बिल इस बार बहुत ही ज्यादा हाई है, उसके लिए भी मुझे पैसा बचा के रखना पड़ेगा। तो ये बात सुनने के बाद वो सामने से वो बंदा आके इसे बोलता है तो मैं क्या करूँ, इसके साथ ही उसे थप्पड़ लगाने लगता है। इसी के साथ ही ये लड़का उस लड़की से बोलता है इसे पेड़ के और भी ऊंचाई पे टांग दो, जिसे सुनने के बाद वो लड़की बोलती है बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो अगर एक्सीडेंटली नीचे गिर गए तो क्या होगा उसके साथ। लेकिन वो लड़का गुस्सा दिखाते हुए इसे बोलता है चुप हो जाओ और उसे और भी ज्यादा ऊपर की तरफ भेजो, नहीं तो मैं तुम्हें भी इसके साथ ऊपर लटका दूंगा। और ये बात सुनने के बाद ये लड़की बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और ये अपने मन में सोचता है क्या इसलिए मैं मैजिक सीखा था, मैं तो बस मैजिक सीखा था लोगों को दिखाने के लिए, मैं तो बस सभी को यही दिखाना चाहता था, ऐसा भी कुछ काम है जिसे कि मैं अच्छी तरीके से कर सकता हूँ। लेकिन अभी देखो ये क्या सिचुएशन आ गई है। इसी के साथ ही ये लड़की डरते हुए मैजिक यूज करने लगती है उसे और भी ऊंचाइयों में उठाने के लिए। और अभी हमें दिखाया जाता है इस लड़की के पीछे से कोई एक डंडा लेके इसके सिर पे मारता है और ये और कोई नहीं ये रोनैन होता है। बोलता है बहुत हो गया,
इसी तरह तो ये बच्चा मारा जाएगा। और गाइस हमें दिखाया जाता है जैसे ही रोनैन इस लड़की के सर पे मारता है ना, तभी उसका जो मैजिक है ना वो रिलीज हो जाता है, मतलब अनसील हो जाता है। और वो जो लड़का है ना ऊपर की तरफ बाइंडिंग हुआ था पैर के ऊपर, वो ना नीचे धड़ाम से गिरता है। और ये सब कुछ देखने के बाद ना वो लड़का चिल्ला के बोलता है उस लड़की से, व्हाट द पुचका, आखिरकार तुम क्या कर रही हो, तुम जस्ट उसे नीचे गिरा दिया क्योंकि एक कामिनी ने तुम्हें बोला, मतलब ये रोनैन की बातें बोल रहा था। तभी रोनैन भी साइड से बोलता है, एसेल इन लोगों को छोड़ो, तुम मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करना है। और गाइस एसेल मतलब ये जो लड़की है ना इसका ही नाम है। और गाइस मुझे देख के मतलब समझ में नहीं आ रहा है ये लड़की है या लड़का है। चलो गाइस लड़की बोल दिया, आगे पता चलेगा तो लड़का ही बोलूंगा, मतलब लड़का हुआ तो साइंस ब्रो, जेंडर चेंज। अभी हमारा रोनैन उन लोगों को पूरी तरीके से इग्नोर मार के एसेल के साथ बातें करने लगता है। रोनैन एसेल को बोलता है, आज से और अभी से तुम मेरे बहुत काम में आने वाले हो। अभी वो बंदा पीछे से रोनैन को गाली दे रहा होता है, लेकिन हमारा जो रोनैन है ना वो पूरी तरीके से एकदम उसे इग्नोर मार रहा होता है। और इस एसेल से पूछने लगती है, तुम आखिरकार ये जो ट्विंकल मैजिक है ना इसे तुम कहाँ से सीखे हो। एसेल भी रिप्ले में बोलती है, मैं इसे खुद से ही सीखी हूँ, मैं वेंडर से एक मैजिक बुक लेके आई थी और उस मैजिक बुक से ही मैं ये सब कुछ सीख पाया हूँ। रोनैन भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसे बोलता है, तुम सिर्फ एक लो क्वालिटी मैजिक बुक से ये स्किल सीखी हो। तभी हमें देखा जाता है उसके पीछे से वो जो लड़का है ना वो भी बहुत ही जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन हमारा जो रोनैन है ना इस बार भी उस लड़के को इग्नोर मारता है। अभी हमारा रोनैन एसेल से बोलता है, अमेजिंग, मुझे और भी बहुत कुछ चेक करना है, मुझे चेक करना है क्या तुम्हारा मैजिक किसी जायंट को भी पकड़ पाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा है ना वो अपना शॉर्ट निकाल लेता है। तभी एसेल भी ये नोटिस कर लेता है, बोलता है, साउंड, ये साउंड। और जैसे ही रोनैन पीछे की तरफ घूमता है वो देखता है वो जो बंदा है ना वो अपना शॉर्ट निकाल के बहुत ही ज्यादा गुस्से में रोनैन की तरफ ही आगे आ रहा है। और वो बोलता है, तुम कमीने, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। इसी के साथ ही वो बंदा और भी बताता है, मुझे लगता है तुम मेरे से डरते नहीं हो क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं तुम्हें 1-2 बार जीतने दिया था। इसी के साथ ही वो बंदा अपना शॉट से रोनैन के ऊपर अटैक करने चला जाता है। रोनैन के ऊपर कूद के अटैक भी कर देता है और बोलता है, आज तुम्हारा ये जो एटीट्यूड है ना आज मैं इसे पूरी तरीके से तोड़ दूंगा। अभी इसका शॉट जैसे रोनैन के पास पहुंचती है ना, रोनैन अपने मन में बोलता है, देखो तो यार इसके पास एक असली शॉट है और ये इसे मिला कहाँ से, और ये पिछली बार की तुलना से अभी थोड़ा ज्यादा ताकतवर लग रहा है। लेकिन इस सब कुछ ये रास्ते में जो बंदे है ना उसे डराने के लिए कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं डरा सकता। इसी के साथ ही रोनैन इसका जो अटैक है ना इसे बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है। और ये जो बंदा है ना जो अटैक किया था वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होकर बोलता है, इसने इतनी इजीली ये अटैक डॉज कर लिया। अभी ये बंदा मुस्कुराते हुए बोलता है, लगता है तुम आज बहुत ही ज्यादा लकी हो क्योंकि तुमने मेरा ये अटैक डॉज कर लिया, लेकिन ज्यादा खुश मत हो, अभी मैं तुम्हारा वो हालत करने वाला हूँ जिससे तुम एक चम्मच भी अपने हाथों से ऊपर उठा नहीं पाओगे। ये बंदा रोनैन से और भी बोलता है, एटलीस्ट तुम मेरे से अपनी जान की भीख भी मांग सकते हो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारा एक हाथ मैं यहीं पे काट के रख लूंगा। अगर तुम यहीं पे ऐसे ही मारना चाहते हो तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जो सिस्टर है ना उसकी पूरी तरीके से ध्यान रखूंगा। रोनैन उसे बोलता है, क्या तुम मेरे सिस्टर के बारे में बोल रहे हो। तभी वो बंदा बोलता है, हाँ, जब मैं तुम्हारे सिस्टर को देखता हूँ ना तब। और गाइस सामने क्या बोलते हैं आप लोग खुद ही पढ़ लो, मैं दिखा रहा हूँ। और गाइस सही में ऐसे मतलब सिर्फ मांगा में नहीं है, मतलब रियलिटी में भी होता है। कुछ बंदे होते हैं ना जिसका अकल ना घुटने पे होता है, जो सिर्फ अपना लुल्ली के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। सो सावधान रहे, सतर्क रहे, ऐसे बंदे कहीं मिले तो वहीं पे फोड़ दीजिए। सो कहानी में आगे बढ़ते हैं, हमें दिखाया जाता है रोनैन ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो ना एकदम मर्डरस और रिलीज कर रहा होता है और उसके हाथ में जो टैनी होता है ना उससे ही सामने की तरफ शॉट की तरह एक स्लैश लगाता है, जिसके कारण वो जो बंदा है ना उसका एक कान काट जाता है और वो बंदा तड़पाने लगता है दर्द के मारे। छी यार गाइस, मैंने सोचा कुछ और ही काटने वाला है लेकिन इसका सिर्फ कान ही काट दिया। अभी इस बंदे के सामने हमारा रोनैन खड़ा होके उसे बोलता है, हे यू, तुम क्या मारना चाहते हो। इसी के साथ ही हमें और भी दिखाया जाता है जो उस बंदे के पीछे इसका जो गैंग मेंबर है ना, मतलब बच्चे मेंबर है ना, वो लोग भी बोलता है, भाई ये कैसा संभव है, मतलब ये एकदम इम्पॉसिबल है, ये बंदा सिर्फ एक टहनी से इसका कान कैसे कट सकता है। तभी हमारा जो रोनैन है उन लोगों से बोलता है, क्या तुम लोग वहीं पे खड़े खड़े इसका मौत देखना चाहते हो। और हमें दिखाया जाता है रोनैन है ना उस बंदे के सिर पे किक मारा होता है और उन लोगों को बोलता है, तुम लोगों के पास जितना भी मनी है जो तुम सभी से लूटे हो वो सभी मुझे दे के जाना और भी ज्यादा एक्स्ट्रा पे करना, क्योंकि तुम सभी ने मेरा जो मूड है ना उसे खराब कर दिया है। अभी सीन चेंज होता है और हमें रोनैन को दिखाया जाता है जो कि जितने भी पैसे कलेक्ट किए थे ना सभी पैसे को वो उस बंदे को दे देता है। मतलब जिस बंदे को ये लोग टॉर्चर कर रहे थे ना पैर के ऊपर लटका के, वो बंदा भी बोलता है,
आखिरकार तुमने मुझे ये पैसा क्यों दिया? ऐसे भी इसके अंदर जितने भी पैसा है ना, मेरे माँ के लिए जितना भी मेडिसिन चाहिए ना, उससे भी कहीं ज्यादा ही पैसा है इसके अंदर। रोनैन भी उस बंदे से बोलता है, अरे कोई ना, तुम रख लो इस पैसे को, ऐसे भी मैं बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हूँ, मुझे ये शॉर्ट्स जो मिल गया है। इसी के साथ रोनैन उसे और भी बताता है, आगे भी तुम ज्यादा परेशान मत होना, तुम मत सोचना ये लोग आके रिवेंज लेगा, इन लोगों का हाथ कभी भी और आके किसी के ऊपर भी नहीं उठेगा। अभी हमें दिखाया जाता है वो बंदा भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ ही रोनैन को थैंक्स बोलने लगता है। रोनैन बोलता है, अरे तौबा तौबा, माफ करियो, मैं चलता हूँ, तुम जाओ अपने घर में जाओ। इसी टाइम पे एसेल आके उस लड़के से बोलता है, मुझे माफ करिए, वो मैं ही था जो तुम्हें हवा में टंगा के रखा था, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे मुझे क्या करना है, और सही बोलूं तो मैं उस टाइम पे उस बंदे से बहुत ही ज्यादा डर गई थी, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है, वो जो बोल रहा था वही मैं कर रही थी। अभी वो लड़का एसेल को दिलासा देते हुए बोलता है, ये तुम्हारा कोई गलती नहीं है, यहाँ पे हमारे जैसे जितने भी लोग हैं ना, सभी इन लोगों से हर रोज हैरेस होता है, हम लोगों को डराया धमकाया जाता है, सो इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, तुम अपने आप को दोषी मत मानो, बट स्टिल मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तुम मेरे से आके माफी मांगे। इसी के साथ ही वो लड़का यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ ही रोनैन एसेल की तरफ देखता है और अपने मन में ही बोलता है, इसका मतलब ये जो लड़की है ना, ये उतना भी बुरी नहीं है। अभी रोनैन इस लड़की से बोलता है, हे याद रखना मैंने बोला था कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। और ये बात सुनने के बाद ये लड़की एक भद्दी सी शक्ल बना लेती है और बोलते, अच्छा हाँ 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 कुछ तो था। रोनैन बोलता है, चलो फिर ठीक है, मैं तुमसे 3 दिन बाद मिलूंगा। और बोलते ही रोनैन उधर से दौड़ के अपने घर की तरफ चला जाता है। अभी इसी के साथ ही सीन काट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जंगल के अंदर एक घर, और बेसिकली गाइस इसी घर में रोनैन और उसकी छोटी बहन एक साथ ही रहती है। अभी गाइस हमें रोनैन के हाथों में कुछ फ्लावर दिखाया जाता है। वो अपने मन में बोलता है, बेसिकली अगर मैं दुकानों से फ्लावर खरीदता तो वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव मिलता, लेकिन मुझे रास्ते में जो भी फ्लावर मिला मैं मेरी बहन के लिए उन सभी फ्लावर को इकट्ठा कर लिया। लेकिन इसी के साथ ही रोनैन बोलता है, आगे सही होता अगर मैं ये फ्लावर रास्ते में फेंक देता, फालतू में मैं इसे यहाँ पे लेके आया। और हमें दिखाया जाता है रोनैन उस फ्लावर को ना साइड में फेंकने जा रहा था, तभी उसके पीछे उसकी बहन आ जाती है और बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हूँ, मेरे घर के बाहर कौन आया है। लेकिन जब मैं अच्छे तरीके से देखा तब मुझे पता चला ये तुम हो रोनैन। और हमें रोनैन को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि गाइस हमें तो पता है ये पिछले लाइफ पे वापस आ गया है और रोनैन को नहीं था लगा ये कभी भी उसके घर वाले से कभी मिल पाएगा। सो गाइस इसी के साथ हमें रोनैन की बहन को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। वो रोनैन को बोलती है, आज तुम बहुत ही जल्दी घर वापस आए हो। अभी रोनैन उदासी के साथ उसकी बहन को बोलता है, हाँ आज मैं वापस आ गया जल्दी से। अभी हमें घर के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी बहन उसके लिए टेबल के ऊपर बहुत सारे खाना लेके आई थी। और हमें और भी दिखाया जाता है रोनैन की बहन जिसका नाम थी येरिल, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि रोनैन उसके लिए फ्लावर लेके आई होती है। रोनैन की बहन येरिल चिल्ला के बोलती है, मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और हमें रोनैन को भी दिखाया जाता है जो पसीना पसीना हो रहा था और उसकी बहन से बोलता है, मुझे ये सुन के अच्छा लगा। इसी के साथ ही हमें रोनैन को दिखाया जाता है जो कि अपना खाना खत्म कर लिया था, लेकिन उसकी बहन एरिल उसे बोलती है, क्या तुम्हें और भी खाना चाहिए, क्या मैं तुम्हें और भी खाना दूं? लेकिन रोनैन बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैं पहले से बहुत ही ज्यादा खा चुका हूँ। अभी रोनैन उसकी सिस्टर से पूछता है, मेरी प्यारी बहन इस साल तुम कितने साल होने वाले हो? जो कि सुनने के बाद उसकी बहन भी रिप्लाई में बोलती है, मैं इस साल 22 इयर्स का होने वाली हूँ। लेकिन तुम अचानक से एक क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो रोनैन? रोनैन उसकी सिस्टर से बोलता है, मुझे सब कुछ याद में नहीं है ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। लेकिन रोनैन अपने मन में बोलता है, बस अभी मेरे पास ज्यादा टाइम बाकी नहीं है क्योंकि मुझे अभी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनना होगा, क्योंकि वो जायंट कामिने, वो जायंट आहुति वापस से इस धरती पे आने वाला है। और इस सब कुछ ना रोनैन अपने मन में ही सोच रहा था। लेकिन तभी उसकी जो सिस्टर है ना, उसकी चेहरे पे हाथ रख के बोलती है, क्या तुम्हारा तबीयत ठीक है? मुझे तो नहीं लगता तुम्हें कोई फीवर हुआ है। अभी रोनैन उसकी बहन की चेहरे की तरफ देखता है और अपने मन में बोलता है, 10 इयर्स, सिर्फ 10 इयर्स ही बाकी है जब वो आहुति वापस से इस धरती पर आएगा। मुझे किसी भी हाल पे मेरी बहन और इस पृथ्वी को प्रोटेक्ट करना होगा। अभी रोनैन उसकी बहन की हाथ पकड़ के उसकी बहन को बोलता है, सिस्टर मुझे आपको कुछ बोलना है, मुझे एकेडमी ज्वाइन करना है। अभी हमें दिखाया जाता है रोनैन की जो बहन है ना, वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और रोनैन को बोलती है,
एकेडमी। आखिरी पल में उसकी बहन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलता है सीरियसली, और हमें दिखाया जाता है उसकी जो बहन है ना वो रोनैन के हाथ पकड़ के नाचने लगती है और रोनैन से बोलती है मुझे सही से सुनाई नहीं दिया, तुम प्लीज एक और बार वो वाला वर्ड एक और बार बोलो। इसी के साथ ही उसकी जो बहन है ना घर के अंदर इधर उधर भागने लगती है, उछल कूद करने लगती है। तभी उसकी बहन ना कुछ कोने कोपचे से बाहर निकाल लेती है और हमें दिखाया जाता है वो एक बड़ा सा गमला होता है और उसके अंदर जब रोनैन झांक के देखता है तभी हमें दिखाया जाता है उसके अंदर होता है बहुत सारे पैसा जो कि उसकी बहन सेविंग्स करके रखी थी उसके एकेडमी के लिए। और गाइस इसी के साथ ही सीन चेंज होता है, हमें एक बहुत ही खूबसूरत सी एकेडमी दिखाया जाती है और इस एकेडमी का नाम इंपीरियल स्कूल फिलियन एकेडमी होती है। अभी इस एकेडमी के बारे में हमें और भी बताया जाती है, ये होता है एम्पायर का सबसे ज्यादा बेस्ट लीडिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और इस इंस्टीट्यूट के अंदर इस कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा बेस्ट प्रोफेसर पाया जाता है। इस एकेडमी में बहुत सारे इंपीरियल फैमिली बहुत सारे पैसे फंड करते हैं। बेस्ट प्रोफेसर एंड बहुत सारे पैसों के साथ ये जो एजुकेशनल एकेडमी है ये हमें बहुत ही ज्यादा फाइनेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करता है और इस जगह का जो स्टेटस है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। इसी के साथ ही हमें एकेडमी के अंदर रहने वाले बहुत ही हाई वैल्यू पर्सन दिखाया जाता है, जिनमें से तो एक होता है हमारा ग्रैंड कमांडर आदिशान। इसी के साथ ही एक स्वॉर्ड मास्टर जिसका नाम होता है सोल ली फैन। हमें एक और बंदे के बारे में बताया जाता है जो होता है सबसे ज्यादा घटिया एक क्रिमिनल द विंटर विच। इसी के साथ ही सीन चेंज होता है, हमें रोनैन को दिखाया जाता है जो कि अपने पीछे बैग लेके जंगल में कहीं जा रहा था। इसी के साथ ही वो अपने मन में सोचने लगता है कमांडर आदिशान के बारे में, क्योंकि कमांडर आदिशान ने उसे फ्यूचर में मतलब जब बैटल हुए थे ना जायंट आहुति के साथ तब उसे जो कुछ भी बताया था उन सभी के बारे में रोनैन सोचने लगता है। रोनैन अपनी बहन के बारे में भी सोचने लगता है, वो बोलता है मेरी बहन एकेडमी की बात सुन के मेरी बहन कितना ज्यादा खुश हो गई थी, मेरी जो कामयाबी है मेरा जो पावर है मैं मेरी बहन को एक दिन जरूर दिखाऊंगी। इसी के साथ ही रोनैन एक जगह पे रुक जाता है और हमें दिखाया जाता है रोनैन के सामने वही लड़की एशेल। रोनैन अभी उस लड़की को देखते हुए बोलता है अरे यार देखो तो यार कौन आया है। एशेल भी बोलती है रोनैन तुमने ही तो बताया था अगर मैं नहीं आया तो तुम मेरा पीछा कभी भी नहीं छोड़ने वाले हो। इसी के साथ ही रोनैन एशेल से बोलता है अरे छोड़ो ये सारी बातें, ऐसे भी आज रात बहुत ही ज्यादा हम दोनों बिजी होने वाले हैं। जो कि सुनने के बाद वो लड़की थोड़ा सा घबरा जाती है। रोनैन अपने पीठ से उसका जो बैग है उसे निकाल देती है। इसी के साथ ही रोनैन एशेल से बोलने लगती है चलो आज हम कुछ टेस्ट करने वाले हैं, जिसे कि सुनने के बाद एशेल भी बोलती है टेस्ट, सडनली तुम ये क्या बोल रहे हो रोनैन। तभी रोनैन बोलता है तुम्हारा जो टेलीकिनेसिस पावर है ना वो तुम मेरे ऊपर यूज करो, तुम मुझे जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर उठाने की कोशिश करो। एशेल भी रोनैन से बोलने लगती है टेलीकिनेसिस, अचानक से टेलीकिनेसिस कहाँ से आया, ऐसे भी मैं ऐसा क्यों करूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। रोनैन एशेल से बोलने लगती है ये कोई डेंजरस नहीं है, पहले तुम मैं जो बोल रहा हूँ तुम वही करो। एशेल को घबराते हुए देख के रोनैन बोलने लगता है इससे मैं मर नहीं जाऊंगा। तो रोनैन की बातें सुनने के बाद एशेल बोलती है ठीक है मैं मेरा जो टेलीकिनेसिस पावर है ना वो तुम्हारे ऊपर यूज कर रहा हूँ, लेकिन बाद में मुझे कुछ मत बोलना। इसी के साथ ही एशेल उसका जो टेलीकिनेसिस पावर है ना उसे एक्टिवेट कर लेता है और एशेल चिल्ला के बोलती है इनविजिबल हैंड। और गाइस हमें दिखाया जाता है एशेल की हाथों से कुछ मना निकल के वो सीधा रोनैन की तरफ जाता है, जो कि सीधा रोनैन को ऊपर की तरफ ले जाने लगता है। और फिर रोनैन इसका जो पावर है ना ये देखने के बाद अपने ही मन में बोलने लगता है जैसा कि मैंने सोचा था, इसकी जो पावर है ना वो उससे बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसी के साथ रोनैन बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाता है। रोनैन बोलता है अभी के टाइम के हिसाब से एशेल की जो पावर है ना हाइट वेट एंड डिस्टेंस की वजह से थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है। अभी का जो फील है ना ये बहुत हद तक सिमिलर है जब मैं उस जायंट आहुति के साथ फाइट कर रहा था, तब मेरे साथ बहुत सारे मैच थे और ये लोग भी मुझे अपने टेलीकिनेसिस पावर के माध्यम से जायंट आहुति के साथ फाइट करने में हेल्प करे थे। ऐसे भी टेलीकिनेसिस एक बहुत ही ज्यादा रेयर एबिलिटी है, मुझे लगता है ये जो है ना ये आगे जाके मेरे बहुत ही ज्यादा काम में हेल्प करने वाली है। इसी के साथ ही हमें एशेल की तरफ भी दिखाया जाती है जो कि पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी। वो रोनैन से बोलती है रोनैन अब मेरे लिए ये ट्विंकल यूज करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते जा रहा है, क्या तुम नीचे आ सकते हो।
रोनैन अपना स्वॉर्ड निकालते हुए बोलता है, एसेल तुम क्या इसे और थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज है जो मुझे चेक करना है। एशेल तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं अपने आप ही नीचे आ जाऊंगा। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है रोनैन अपने स्वॉर्ड से उसका जो माना है ना उसे काट देता है और नीचे आ जाता है, जो कि देखने के बाद एसेल बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। जैसे ही रोनैन नीचे आता है तभी एसेल उसे पूछती है, रोनैन तुम ऐसे कैसे कर पा रहे हो, तुम मेरे जो माना है उसे अपने स्वॉर्ड से कैसे काट पाए हो। और ये सब कुछ सुनने के बाद रोनैन बहाना बनाते हुए बोलता है, ये एक एक्रोबेटिक मूवमेंट है जिसके माध्यम से मैं ये सब कुछ कर पाता हूँ। एसेल भी बोलती है, तुम्हारा क्या मतलब एक्रोबेटिक मूवमेंट? मैं ये मेरे जीवन में पहली बार देख रहा हूँ कोई किसी का जो माना है वो अपने स्वॉर्ड से काट पाया है। तो एसेल उसके सिर पे एक मुक्का लगाते हुए बोलता है, अरे तुम भूल जाओ ये सब कुछ बातें। अभी रोनैन अपना बैग उठाते हुए बोलता है, एसेल तुम इस टेस्ट में पास हो चुके हो। इसी के साथ ही रोनैन अपने पास से एक बैग एसेल की तरफ फेंक के मारता है और बोलता है, जल्दी करो, आज रात खत्म होने से पहले ही हमें और भी कुछ काम करना है। एशेल भी रोनैन से पूछती है, इस लेट नाइट में हम क्या करने वाले हैं? एशेल बोलती है, लेट नाइट? अभी तो देखो, अभी तो बस शुरुआत है। आज की रात मेरे बायोग्राफी का फर्स्ट पेज बनने वाला है। अभी सीन चेंज होता है, हमें चांदनी रात दिखाया जाती है। हमें दिखाया जाता है रोनैन एंड एशेल कहीं पे जा रहा था। तभी रोनैन एशेल से बोलता है वो फिलियन एकेडमी के बारे में। तभी वो एशेल भी बोलती है, फिलियन एकेडमी क्या रोनैन? हम दोनों फिलियन एकेडमी जाने वाले हैं, जो कि एशेल रोनैन से पूछने लगती है। रोनैन भी बोलता है, हाँ तुम सही सुने हो, हम दोनों फिलियन एकेडमी जाने वाले हैं, लेकिन अभी हम दोनों यहाँ पे जो काम करने के लिए आए हैं ना उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो। इसी के साथ ही रोनैन एशेल से पूछने लगती है, क्या एशेल तुम फिलियन एकेडमी नहीं जाना चाहते हो? तो एशेल रिप्लाई में बोलती है, मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन तुम तो बहुत ही आसानी के साथ उसमें एंटर कर सकते हो, क्योंकि तुम मार्शल आर्ट्स में बहुत ही ज्यादा जीनियस हो। लेकिन दूसरी तरफ में और रोनैन सही बोलूं तो मैं तो एक डरपोक हूँ। तभी रोनैन एशेल से बोलने लगता है, क्या एशेल तुम ऐसे ही अपना जिंदगी जो है वो जीने वाले हो? क्या तुम आगे बढ़ना नहीं चाहते हो? इसी के साथ ही हमें और भी दिखाया जाता है। रोनैन एशेल को पोक करते हुए बोलता है, एशेल तुम दिन ब दिन एक क्राई बेबी बनते जा रहे हो, और सही बोले तो तुम एक लूजर ही हो और लूजर ही रहोगे। और ये सारी बातें सीधा एशेल के दिल पे जाके लगता है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा फनी भी होता है। अभी हमारा रोनैन सीरियस होते हुए एशेल से बोलता है, एशेल तुम्हें क्या पता है टाइम कभी भी किसी के लिए नहीं रुकता है। टाइम के साथ साथ तुम्हें भी चेंज होना होगा, नहीं तो तुम भी एक दिन रिग्रेट फील करोगी। और अपने मन में बोलता है, जो कि मैंने किया था उस बैटल टाइम में। इसी के साथ ही रोनैन एशेल के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, तो एशेल तुमने क्या सोचा है? क्या तुम अपना माइंड चेंज करे हो? क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो? इसी के साथ ही एशेल भी रोनैन से बोलती है, हाँ मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मैं भी तुम्हारे साथ ही उस एकेडमी में ज्वाइन होंगी। और गाइस ये बात सुनते ही हमें रोनैन को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही क्रीपी से स्माइल देता है और अपने ही मन में बोलता है, बकरी फंस गई। सीन चेंज होता है और हमें जंगल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। सामने की तरफ कुछ देख के एशेल बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि सामने की तरफ हमें बहुत सारे गॉब्लिन दिखाया जाता है। और ये सारे गॉब्लिन देखने के बाद एशेल रोनैन से बोलती है, क्या हम इसे अपना फर्स्ट शिकार बनाने वाले हैं? इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है एशेल बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। और अभी रोनैन एशेल से बोलता है, हाँ इसी आज हम फर्स्ट शिकार बनाने वाले हैं। और ये सुनने के बाद एशेल और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो बोलता है, रोनैन यहाँ पे कोई नॉर्मल गॉब्लिन नहीं है, गॉब्लिन के साथ साथ ही उसका लीडर भी है, क्या हम सच में ये गलती करने वाले हैं? तभी रोनैन एशेल से बोलता है, हाँ ऑफ कोर्स, तुम्हारा जो स्किल है ना उसे बाहर ले आने के लिए मुझे ये सबसे ज्यादा बेस्ट ओपोनेंट लगा। तुम क्या सोचते हो एशेल, ये अच्छी नहीं है? इसी के साथ ही हमें एशेल को भी दिखाया जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। अभी रोनैन डराते हुए उसे बोलता है, क्या एशेल, क्या अभी हमें स्टार्ट करना नहीं चाहिए? और गाइस इसी के साथ हमारे सामने जो गॉब्लिन दिखाया जाता है ना, इसके बारे में हमें बताया जाता है, ये जो गॉब्लिन है ना इसका नाम होता है लूना गॉब्लिन। एक प्रकार से ये जो गॉब्लिन है एक म्यूटेंट गॉब्लिन है, और ये जो गॉब्लिन है ना ये सिर्फ यही जगह पे पाया जाता है।
बेसिकली ये सारे गॉब्लिनों का बॉडी येलो कलर ही होती है और इसका जो शक्ल है बहुत ही बदसूरत भी होती है, जो बाकी गॉब्लिन से इन लोगों को बहुत ही ज्यादा अलग बनाता है। लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार बात है इन लूना गॉब्लिनों के अंदर, ये लोग ना गोल्ड एंड सिल्वर के पीछे बहुत ही ज्यादा पागल है। इसीलिए ये गॉब्लिन जो भी मार्चेंट, जो भी बिजनेसमैन यहाँ से गुजरते हैं ना, उन लोगों के ऊपर अटैक करके उन लोगों से जो भी सोना गोल्ड जो भी मिलता है सब कुछ लूट लेता है। एंड जब पूनम की रात होती है तब ये लोग उसी गोल्ड चांदी से अपना फेस्टिवल मनाता है। इसी के साथ ही सीन चेंज होके हमें रोनैन की तरफ दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही खुश होते हुए बोलता है आज रात में इन सभी का जो ट्रेजर है उसे मैं आज लूटने वाला हूँ। और रोनैन के साइड में एसेल घबराते हुए बोलती है क्या तुम मुझे इसीलिए यहाँ पे लेके आई हो? तो रोनैन भी बोलते हैं हाँ, और किस लिए? अभी एसेल बोलती है मैंने कभी नहीं सुना था ये जो गॉब्लिन है ये ट्रेजर कलेक्ट करके अपना फेस्टिवल मनाता है। गाइस इसी के साथ ही हमें रोनैन को दिखाया जाता है, जो कि एसेल के साइड में अपना बैग ओपन कर रहा था और पलक झपकते ही एसेल को पकड़ लेती है और बोलता है तुम अपना मैजिक यूज करो। ऐसे भी ये लोग अभी सो रहा है, इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलेगा, तुम अपना मैजिक यूज करके इन लोगों का जो ट्रेजर है ना वो वहाँ से उठा के मेरे बैग के अंदर डालो। तुम क्या सोचते हो एसेल, ये बहुत ही ज्यादा आसान है ना? तभी एसेल बोलती है ये सुनने में आसान नहीं लग रहा है, क्या होगा अगर मैं कोई मिस्टेक कर दूं और ये जो गॉब्लिन है ये जाग जाए तो? एसेल को डराते हुए रोनैन बोलता है हाँ, ये लोग अगर जाग जाए तो ये लोग हमें कच्चा ही खा जाएगा। और ये बात सुनने के साथ ही एसेल बोलता है तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चलो हम यहाँ से जल्दी से चले जाते हैं। अच्छे से सुनो एसेल, अगर तुम्हें फिलियन एकेडमी में ज्वाइन होना है तो तुम्हें दो चीज चाहिए। पहला है पैसा, क्योंकि फिलियन एकेडमी का जो ट्यूशन फीस है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, जिसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसा चाहिए ही चाहिए। और दूसरा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। और सही बोलूं तो जीरो एक्सपीरियंस के साथ तुम कभी भी फिलियन एकेडमी के अंदर ज्वाइन ही नहीं हो पाओगे। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है रोनैन एसेल के सामने अपना बैग ओपन कर लेता है और एसेल के पीठ में थप्पड़ लगाते हुए बोलता है चलो 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 जल्दी से स्टार्ट करो, मुझे और वेट नहीं करना है। और गाइस इसी के साथ ही सीन चेंज होता है, हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई अपना मैजिक यूज कर रहा होता है और ये और कोई नहीं, ये अपना एसेल ही होता है। अभी हमें दिखाया जाता है एसेल अपना टेलीकिनेसिस मैजिक से गॉब्लिन का सारा ट्रेजर इस रोनैन के बैग में डालने लगता है। देखते ही देखते एसेल सारा का सारा जो भी ट्रेजर है ना वो सभी इस बैग में डाल देती है। और यहाँ पे हमें रोनैन को भी दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था, वो अपने बैग की तरफ ही देख रहा था। देखते ही देखते ये लोग अपना दो बैग ट्रेजर से फुल कर लेती है। अभी रोनैन एसेल का सिर पकड़ के बोलता है क्या देखा, मैंने बोला था ना ये बहुत ही ज्यादा इजी है। एसेल ये होता है असली प्रैक्टिकल, देखा कितना ज्यादा इजी है। अभी हमें एसेल को भी दिखाया जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। आज दूसरी तरफ रोनैन की शक्ल तो देखो यार, देख के लग रहा है कोई बड़ा सा लॉटरी लग गया है। लॉटरी और कोई नहीं, एसेल ही है। रोनैन अभी अपने मन में बोलता है आखिरकार मुझे ऐसा कोई मिल गया जो कि आने वाले टाइम में मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाले है। अभी सीन चेंज होता है, हमें जंगलों के अंदर एक बर्ड दिखा जाता है जिसके पीछे तो बांधा लगा हुआ होता है। अभी इस बर्ड के साथ ये बंदे लोग भी इन लोगों की तरफ ही दौड़ के आ रहा था और हमें दिखाया जाता है वो दोनों बंदे की आवाज से ये जो गॉब्लिन है ना ये लोग जाग जाते हैं। और ये गॉब्लिन जैसे ही जागता है हमें दिखाया जाता है ये लोग जब सामने देखता है इन लोग का जो ट्रेजर है वो गायब है, तो ये लोग आपस में पूछने लगता है क्या हुआ, ट्रेजर कहाँ है, क्या यहाँ पे कोई चोर है, चोर को जल्दी से ढूंढो, हमें हमारा ट्रेजर चाहिए। तभी उन लोग का ध्यान ना हमारे रोनैन के ऊपर पड़ता है और रोनैन और एसेल को देख के गॉब्लिन भी समझ जाती है इन लोग के पास ही हमारा ट्रेजर है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सभी के सभी गॉब्लिन मिलके एसेल एंड रोनैन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद गाइस आप लोग तो एसेल का चेहरा देख ही सकते हो। रोनैन बोलता है मैंने जैसा सोचा था ये सब कुछ ऐसे ही शांति से नहीं होने वाला है। तभी एसेल रोनैन से बोलती है क्या हम अपना जो बैग है इसे कहीं और फेंक के इधर से जल्दी से नहीं चले जाना चाहिए? तो रोनैन भी अपना शॉट निकालते हुए बोलता है कहीं जाएंगे, क्या मतलब तुम्हारा? इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है सारे के सारे गॉब्लिन रोनैन एंड एसेल की तरफ ही दौड़ के आ रहा है। रोनैन भी अपना शॉट बाहर निकाल लेता है। रोनैन अपने शॉट में अपना चेहरे का रिफ्लेक्ट देखता है। पीछे की तरफ एसेल को भी दिखाया जाती है, जो कि बहुत ही ज्यादा डर जाती है। अभी हमें दिखाया जाता है ये गॉब्लिन जैसे ही बहुत करीब आ जाती है ना, तभी हमारा रोनैन एक ही स्लैश में इन सभी गॉब्लिनों का सिर धड़ से अलग कर देता है, जो कि देखने के बाद एसेल भी बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है।
वो अपने मन में सोचने लगती, ये मैंने क्या देख लिया। एक ही स्लैश में रोनैन ने 3 गॉब्लिन का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी के साथ ही हमें रोनैन को दिखाया जाता है जो बोलता है सामने से 14 गॉब्लिन जिंदा है। हमें दिखाया जाता है रोनैन एक फ्लैश स्पीड की तरह उन 14 गॉब्लिनों का सिर भी धड़ से अलग कर देता है, जो कि देखने के बाद एसेल और भी ज्यादा शॉक हो जाती है। हमें दिखाया जाता है रोनैन को जो कि सारे के सारे गॉब्लिन को मार के एक गॉब्लिन के शरीर के ऊपर अपना पैर रख के उधर ही खड़ा था एक आइकॉनिक पोज के साथ। और बेचारा एसेल वो तो पहले से ही बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी। अभी रोनैन एसेल से बोलता है, क्या एसेल तुम सिर्फ ऐसे ही खड़े रहोगे, क्या क्या तुम कुछ नहीं करने वाले हो। एसेल भी बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाई। तभी रोनैन एसेल से बोलती है, अरे तुम जल्दी से वो बैग पैक कर लो, हमें जल्दी से घर भी तो जाना है। अभी सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है एसेल एंड रोनैन सारा का सारा ट्रेजर लूट के यहाँ से जाने लगता है। हमें दिखाया जाता है ट्रेजर की वेट की वजह से रोनैन की सोल्जर भी दर्द होने लगता है। इसी टाइम पे हमें एसेल एंड रोनैन की पीछे की तरफ दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है एक बंदा इन दोनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही है। अभी पीछे से वो बंदा अटैक भी कर देता है जो कि सीधा एसेल की तरफ ही जा रहा था। सही टाइम पे रोनैन वो तीर अपने हाथों से पकड़ लेता है और बेचारा एसेल ये तीर देख के बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। हमें दिखाया जाता है पीछे की तरफ से 2 बंदा बाहर निकलता है और रोनैन एंड एसेल से माफी मांगने लगता है। बोलता है, मैंने गलती से ये तुम्हारे ऊपर फेंक दिया, लेकिन हमें तो पता है ये लोग ना जानबूझ के ये सब कुछ कर रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है रोनैन भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो दोनों बंदा ना एसेल एंड रोनैन से माफी मांगने लगता है। हमें दिखाया जाता है उनमें से एक बंदे का नजर ना एसेल के पीछे जो बैग है उसके अंदर जो ट्रेजर है उसके ऊपर पड़ता है। ये दोनों बंदा भी इशारे में कुछ बोलता है। तभी सामने से एक बंदा आके रोनैन से माफी मांगने की बहाने में उसके ऊपर अपने छुरी से अटैक करने की कोशिश करता है। रोनैन भी उसका हाथ पकड़ लेता है। हमें दिखाया जाता है रोनैन कस के उसके मुंह पे एक पंच मारता है जिसकी वजह से उसके मुंह के अंदर से खून भी बाहर निकलता है। हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ देखने के बाद पीछे जो खड़ा बंदा था ना वो भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपना छुरी निकाल के सीधा रोनैन के ऊपर पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा जो एसेल है वो अपना टेलीकिनेसिस मैजिक यूज करके उसे वहीं पे रोक लेता है और हमें दिखाया जाता है रोनैन भी बोलते हैं, वाह एसेल तुम ना बहुत ही अच्छी काम करे हो। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है रोनैन जल्दी से जाके उसके हाथ से उसका छुरी ले लेता है और उसे टुकड़ों में काट देता है। इसी के साथ ही उसके साथ जो बंदा था ना जिसके मुंह पे रोनैन ने एक पंच मारी थी वो बंदा भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन रोनैन उसे भी नहीं बख्शता, उसे भी वहीं पे जान से मार देता है। जो कि देखने के बाद एसेल बोलते हैं, तुमने एक ह्यूमन को भी मार दिया। अभी सीन चेंज होता है, हमें रोनैन एंड एसेल को दिखाया जाता है जो यहाँ से जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है इन लोगों के पास एक थैली थी जिसके अंदर कुछ हलचल होने लगता है। हमें दिखाया जाता है वो थैली अपने आप ही हवा में उड़ने लगता है जो कि रोनैन महसूस कर लेता है। वो जैसे ही घूम के देखता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। ये बोलता है ये थैली हवा में ऐसे कैसे उड़ रहा है। तभी वो जल्दी से जाके वो थैली खोल लेता है, देखता है उसके अंदर से 2 बड़े बड़े आंखें। तभी उसके अंदर से वही बर्ड जो इस बर्ड के पीछे ये लोग पड़े थे वही बर्ड बाहर निकलता है। ब्लू कलर की एक बर्ड होती है जो देखने के बाद ये लोग सरप्राइज हो जाता है। इस बर्ड के बारे में इन लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है। इस ब्लू बर्ड को देखने के बाद एसेल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो बोलता है, मैं मेरी जिंदगी में पहली बार एक ब्लू बर्ड देख रही हूँ। इसी के साथ रोनैन भी बोलता है, मैं भी तो देख रहा हूँ, मैंने आज तक कभी भी ब्लू कलर की बर्ड नहीं देखी है मेरी पूरी जिंदगी में। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है ये जो बर्ड है ना इसकी पैरों में कुछ जंजीरें होता है जो देखने के बाद रोनैन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। वो बोलते हैं ये जंजीरें, क्योंकि ये जो जंजीरें है ना ये बहुत ही स्पेशल जंजीरें है। ये जंजीरें लगाने के बाद किसी का भी माना रिटेक नहीं होता है, इसका जो पावर है वो हाइड हो जाता है, इसका हलचल भी कम हो जाता है। हमें दिखाया जाता है इसी टाइम पे ये जो बर्ड है ना अपने पीछे कुछ मैजिक सर्कल जैसा क्रिएट कर लेता है, इन दोनों के साथ कम्युनिकेट करने लगता है। जो कि सुनने के बाद एसेल एंड रोनैन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। हमें दिखाई जाती है एसेल रोनैन को पकड़ के बोल रहा होता है, क्या ये बर्ड हमसे बातें कर रहा है। तभी रोनैन बोलता है, ये बर्ड कम्युनिकेट मैजिक यूज कर रहा है, क्या ये संभव भी है, एक बर्ड कैसे मैजिक यूज कर सकता है। इसी के बारे में हमें इस बर्ड के बारे में बताया जाता है जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस मैं आप लोग को बोल देता चलूं। मतलब ये जो बर्ड है ना ये एक मिथिकल बर्ड है और ये जो अंडा देता है ना वो बहुत ज्यादा रेयर है और ये बर्ड अपने एंटायर लाइफ में सिर्फ एक ही अंडा देता है। सीन चेंज होता है, हमें एसेल को दिखाया जाती है एसेल इस बर्ड को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा पिघल गई होती है और इसी के साथ ही रोनैन अपना शॉट बाहर निकाल के एक ही स्लैश में इस बर्ड के पैरों में जो जंजीरें थी उसे काट देता है। ये ब्लू कलर की बर्ड अभी
पूरी तरीके से फ्री हो जाती है। हमें दिखाया जाता है ये बर्ड भी अभी रोनैन को पसंद करने लगी है। हमें दिखाया जाता है ये बर्ड पीछे घूम के अपना पिछवाड़ा रोनैन की मुंह के सामने कर लेती है, जो कि देखने के बाद रोनैन बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो बोलता है क्या क्या ये बर्ड अपना पिछवाड़ा मुझे दिखा रही है। तभी एसेल उसे बोलती है अरे बुद्धू ऐसे नहीं है, ये बर्ड तुम्हें अपना एक फेदर देना चाहता है, तुम जल्दी से इसके पीछे से एक फेदर उठा लो। जैसे ही रोनैन इसके पीछे से एक फेदर लेता है तभी दिखाया जाता है ये बर्ड बहुत ही फास्ट इसके सामने से चला जाता है, जो कि देखने के बाद रोनैन बोलता है क्या ये बर्ड इतना तेजी से भी उड़ सकता है। और गाइस यही पे हो जाता है हमारा ये वाला सीन कट। हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रोनैन अपना जो भी लुटा हुआ सामान है ना वो सब कुछ एक मर्चेंट के पास लेके आई होती है। हमें दिखाया जाता है ये मर्चेंट भी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। मर्चेंट रोनैन से बोलता है लगता है आज मेरा लकी डे है, क्योंकि इतना वैल्यूएबल चीज मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है अभी के टाइम पे। इसी टाइम पे रोनैन अपने पॉकेट से एक अंडा निकाल के इस मर्चेंट को देते हुए बोलता है क्या आपको पता है ये चीज क्या है। तभी वो मर्चेंट भी ये एक अपने हाथ में लेते हुए देखने लगता है, बोलता है इसका जो टेक्सचर है, इसका जो कलर है, ये सब कुछ एनालिसिस करने के बाद मर्चेंट रोनैन से बोलता है क्या ये एक घोड़े का टट्टी है। और ये सुनने के बाद रोनैन बोलता है नहीं नहीं ये कैसे घोड़े का टट्टी हो सकता है। तो मर्चेंट बोलते हैं मुझे माफ करना, सही बोले तो मुझे भी नहीं पता ये चीज क्या है। इसी के साथ ही सीन चेंज होके हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ब्लू कलर की बर्ड रोनैन के सामने अपना पिछवाड़ा घुमाई थी। तब वो बर्ड रोनैन को सिर्फ अपना एक फेदर ही देके नहीं गया था, उसके हाथ पे एक अंडा भी देके गया था। रोनैन पहली बार तो ये अंडा देख के सोचा था ये बर्ड उसके हाथों के ऊपर टट्टी करके गया है। तभी वो गुस्से में उस अंडे को एक पत्थर के ऊपर भी फेंक के मारता है, लेकिन देखते इस अंडे का कुछ नहीं होता है, लेकिन जो पत्थर है वो टूट के बिखर जाता है। अभी सीन चेंज होके प्रेजेंट में आता है। हमें दिखाया जाता है वो मर्चेंट रोनैन से बोलता है मुझे पता नहीं ये चीज क्या है, लेकिन ये चीज जिसका भी अंडा है ना वो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। और ये सब कुछ सुनने के बाद रोनैन ये जो अंडा है ना ये अपने पास ही रख लेता है। अभी रोनैन इस मर्चेंट से पूछने लगता है क्या आपको फिलन एकेडमी का जो एंट्रेंस है उसके बारे में कुछ पता है, क्योंकि हम दोनों फिलन एकेडमी के एंट्रेंस पे ही जाने वाले हैं। तभी ये मर्चेंट रोनैन से बोलती है क्या कोइंसिडेंट है, मेरा जो बेटी है वो भी उस फिलन एकेडमी के जो एंट्रेंस है उसमें भर्ती होने के लिए जाएगी, तब तक तुम हमारे साथ ही रुक सकते हो। इसी टाइम पे हमें दिखाया जाता है ये जो मर्चेंट है ना इसकी बेटी भी आ जाती है। इसका बेटी बोलती है हेलो डैड कैसी हो, और बोलते है ये लोग कौन है। तभी उसका डैड है ना बोलती है ये लोग ना बहुत ही वैल्यूएबल एक पर्सन है। अभी हमें इस लड़की की नाम भी पता चलती है। हमें पता चलती है इसका जो नाम है वो मारिया होती है। मारिया उसकी डैड से बोलने लगती है डैड आप इन बच्चों से क्या डील कर रहे हो, जो कि सुनने के बाद इसका जो डैड है ना वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है तुम ऐसे रेकलेस की तरह कैसे बातें कर रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल पर्सन है। मारिया का डैड इन लोगों से अभी माफी मांगने लगता है, बोलता है मेरा जो बेटी है ना ये मर्चेंट के साथ ही पली बड़ी है, तो इसका जो बातें करने का तरीका ना वो बहुत ही ज्यादा रफ है, तो तुम लोग ज्यादा दिल में मत लेना। अभी हमें दिखाया जाता है रोनैन भी मारिया से बातें करने के लिए चला जाता है। रोनैन मारिया से पूछने लगता है क्या तुम्हारा जो मिडिल नेम है उसमें तुम सेन यूज करते हो, जो कि सुनने के बाद मारिया बोलते हैं हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता है। तभी रोनैन अपने मन में सोचता है पिछले लाइफ में जब मैं इस पर्सन से मिला था तब ये पर्सन कुछ अलग ही दिखता था, ये तो एक लड़का हुआ करता था, लेकिन अभी देखो मुझे तो एक लड़की दिख रही है। अभी रोनैन मारिया से बोलती है क्या तुम अपना कान आगे ले आ सकती हो। तभी मारिया भी अपना कान रोनैन के सामने लेके आती है। रोनैन मारिया के कान में कुछ ऐसा बताता है जो कि सुनने के बाद मारिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। बेसिकली गाइस रोनैन मारिया से कुछ पूछती है, और क्या पूछती है आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हो। और ये सुनने के बाद मारिया भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। वो बोलता है क्या क्या मैंने सही सुना है, इसने क्या बताया अभी मेरे कानों में। अभी रोनैन मारिया से और भी बोलता है मैं तुम्हें चाहे किस भी एंगल से क्यों ना देखूं, मुझे नहीं लगता ये चीज तुम्हारे पास होने वाली है। और रोनैन की मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद मारिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। रोनैन अपने मन में ही सोचने लगता है क्या इस ओल्ड मैन का कोई एक और संतान है जो इसे नहीं पता है। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है पीछे से एक हाथ आके रोनैन के गालों पे टपली बजा के चला जाता है। हमें दिखाया जाता है ये और कोई नहीं, ये मारिया ही होती है। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाती है मारिया रोनैन को एक और मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ रही होती है, लेकिन रोनैन उसे बोलता है तुम वहीं पे रुक जाओ। लेकिन मारिया कहाँ रुकने वाला है, वो सीधा रोनैन को मारने के लिए आ जाती है। लेकिन इस बार रोनैन मारिया के सर पे एक टपली बजा देती है।
रोनैन मारिया से बोलने लगती है, मैं गलत थी, इसलिए मैं तुम्हें एक बार हिट करने दिया, इसका मतलब ये नहीं तुम मुझे बार बार पीटने आओगी। लेकिन मारिया अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है, वो अपने सेट से रोनैन के ऊपर अटैक कर देती है। इसी के साथ ही हमें दिखाया जाता है ये दोनों आपस में झगड़ा करने लगती है, एक छोटे बच्चे की तरह, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा था। अभी सीन चेंज होके हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। एक टेंट के अंदर ये तीनों बैठ के आपस में कुछ वेपन लेके डिस्कस कर रहा था। हमें टेबल के ऊपर 3 स्वॉर्ड एंड एक मैजिकल वेपन दिखाया जाता है। इसी के साथ ही मारिया रोनैन एंड एसेल इन दोनों को फिलियन एकेडमी के बारे में बताने लगती है। मारिया बताती है, तुम्हें फिलियन एकेडमी में ज्वाइन होने के लिए तुम्हें 2 टेस्ट देना होगा। पहले टेस्ट में तुम्हें सामने जो भी प्रोफेसर लोग होंगे ना, उन लोगों को इम्प्रेस करना होगा, उन लोगों के सामने तुम्हारा जो स्किल है ना उसे शो कराना होगा। एंड जो सेकंड टेस्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन उतना भी इजी नहीं है, ये है थ्योरी टेस्ट। मारिया इन दोनों की तरफ देख के बोलता है, एक स्वॉर्ड्समैन एंड एक मेज। सही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है रोनैन, तुम्हारे लिए ये लोग 3 शॉट देके गया है, क्या तुम इसे कैरी करने में दिक्कत नहीं होगी? जो कि सुनने के बाद रोनैन मारिया से बोलता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बस मैं शॉट थोड़ा रफली यूज करता हूँ। लेकिन तुम क्या बता सकते हो इन तीनों में से कौन सा शॉट सबसे ज्यादा बेस्ट है? मारिया बोलती है, सभी के सभी शॉट ही बेस्ट है, लेकिन मेरे हाथ में ये जो शॉट है ना ब्लैक आयरन से बना है, ये बहुत ही ज्यादा बेस्ट है इन सभी में से। मुझे नहीं पता तुम कितना रफली शॉट यूज करते हो, लेकिन इस शॉट को तुम आसानी से तोड़ नहीं सकते हो। मारिया अभी एसेल से बोलती है, ये जो मैजिकल स्टाफ है ना ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ क्यूटी। अरे क्यूटी सुनने के बाद एसेल भी बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। मारिया अभी एसेल से पूछने लगती है, ऐसे तुम किस तरीके का मैजिक यूज करते हो, क्या वो कोई रेयर मैजिक है? तो एसेल मारिया से बोलने लगती है, मैं जो मैजिक यूज करता हूँ ना वो टेलीकिनेसिस मैजिक है। टेलीकिनेसिस मैजिक सुनते ही मारिया बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो बोलता है, तुम अगर सही से प्रदर्शन करोगी ना तो तुम्हें उस फिलियन एकेडमी के अंदर स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। इसी के साथ ही मारिया रोनैन से भी पूछने लगता है, क्या तुम कौन सी टेक्निक यूज करोगे जब तुम फिलियन एकेडमी के अंदर जाओगे? तब रोनैन भी बोलता है टेक्निक, और रोनैन अपने मन में कुछ सोचने लगता है, जो कि देखने के बाद मारिया थोड़ा सा शॉक हो जाता है और बोलता है, तुम कैसे बच्ची हो, तुम फिलियन एकेडमी के अंदर ज्वाइन होने वाले हो और तुम्हें पता नहीं है तुम उन लोग के सामने क्या यूज करने वाले हो। इसी टाइम पे रोनैन मारिया से बोलता है, मेरे पास कोई माना नहीं है, और सही बोलूं तो मैं माना सेंस भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऑरा के हिसाब से अपना स्वॉर्ड यूज करता हूँ। और ये सब कुछ सुनने के बाद मारिया अपने मन में सोचने लगती है, एक ऐसा बच्चा जिसे पता ही नहीं है माना कैसे सेंस करा जाता है, ऊपर से वो बोलता है माना एंड ऑरा दोनों एक ही है, क्या ये बच्चा पागल हो गया है? क्या ये फिलियन एकेडमी के अंदर जाना चाहता है? अभी मारिया रोनैन से पूछने लगती है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, जो माना है जो ऑरा है दोनों एक ही चीज है? रोनैन बोलता है, ये कुछ ऐसा चीज है जो मैं समझता हूँ, तुम इसमें अपना जो दिमाग है ना उससे मत घुसाओ, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हमें दिखाया जाता है मारिया रोनैन को बाहर आने के लिए बोलती है, क्या मैं तुम्हारा ये जो दोनों शॉर्ड है इसे थोड़ी देर के लिए उधार ले सकती हो, क्योंकि मेरा जो शॉर्ड है ना वो ब्लैक स्मिथ के पास है। रोनैन अभी गुस्सा दिखाते हुए मारिया से बोलता है, क्या होगा अगर मेरा जो शॉर्ड है ये खराब हो गई तो? तभी मारिया उसे बोलती है, ये खराब होने से पहले ये काम हो जाएगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, ये अगर खराब हो गए ना तो मैं तुम्हें इसका 2 गुना पैसा दूंगा, नहीं 3 गुना पैसा दूंगा, अब तो तुम बाहर आ जाओ। और इसी के साथ ही मारिया अपना एटीट्यूड चेंज करते हुए बोलती है, अब बातें करना बंद करो, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, आज मैं तुम्हें कुछ ट्रेनिंग देने वाली हूँ।